तो आज जहाँ से कल यात्रा खत्म की वहीं से आज प्रारंभ है। आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में तो हमने इस पेपर का सिलेबस बताया था। ये दूसरा पेपर है, प्राचीन भारतीय इतिहास द्वितीय सेमेस्टर दूसरा पेपर, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें हम पूरा मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्त काल तक इसको लेकर के जाना है। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल तक लेकर के जाना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इतिहास की दृष्टि से। शुंग वंश से प्रारंभ करेंगे। पहला राजवंश शुंग राजवंश है। और तो आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, शुंग राजवंश ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो। 187 ईसा पूर्व से, 187 ईसा पूर्व से प्रारंभ है। कहीं कहीं 184 ईसा पूर्व भी दिया होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पुस्तकों के अलग अलग विवरण मिलता है ऐसा। शुंग राजवंश ब्रैकेट में टाइम पीरियड 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के आसपास तक चला है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोट डाउन करेंगे और लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। लिखिए लिखिए मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है, क्योंकि इस मौर्योत्तर काल में पूरा ब्राह्मण धर्म को प्रशासकों ने, शासकों ने महत्व दिया, और इसीलिए, और चूंकि उसके लिए काम भी किए, ब्राह्मण धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी हुआ, इसी कारण मौर्योत्तर काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात लगातार शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, लगातार 3 ब्राह्मण वंश हुए जिन्होंने वैदिक धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था को काफी विकसित किया, और यही कारण है कि वेदों का पुनरुत्थान हुआ। वैदिक काल की फिर से यहाँ पर उनका बोलबाला देखने को मिलता है, इसीलिए इसको पुनर्जागरण का काल माना जाता है, वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। शुंग राजवंश के बारे में हम अगर महत्वपूर्ण तरीके से देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी थी। ये प्रश्न कई बार पूछता है कि शुंग वंश की राजधानी क्या थी। 4 विकल्प दिए होंगे आपको, पाटलिपुत्र ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी थी। अब इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो हम प्रत्येक मत को थोड़ा सा गंभीरता से देख लेते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण माना हो सकता है। उत्पत्ति के संबंध में हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है कि शुंग वंश के शासक पारसिक थे। ये लिख लीजिए, शुंग वंश की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत, ये हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार शुंग वंश के शासक पारसिक थे। बाणभट्ट के विवरण से पता लगता है शुंग वंश के शासक निम्न कुल के थे या अनार्य थे।
बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है हर्षचरित, उसमें इसका विवरण मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार शुंग वंश के शासक मौर्यवंशी क्षत्रिय थे, मौर्यवंशी क्षत्रिय थे ऐसा कहा गया है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि शुंग वंशी जो शासक थे वो भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। क्योंकि इनका संबंध जो है वो कालिदास से लगाया गया है, कालिदास से इनकी तुलना की गई है, समानता की गई है, ऐसा विवरण देखने में आता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के संबंध में, शुंग वंश की उत्पत्ति के संबंध में भी जो जिस प्रकार विभिन्न मत हैं, उसी प्रकार इनके इतिहास को जानने के स्रोत भी भिन्न भिन्न हैं। तो हेडिंग डालेंगे शुंग वंश के इतिहास को जानने के स्रोत। इसमें लिखेंगे पुराण, पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण शुंग वंश के जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। किंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। बाणभट्ट का हर्षचरित साहित्यिक ग्रंथ जो शुंग वंश के संबंध में जानकारी प्रदान कराता है। गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास की मालविका अग्निमित्र बहुत ही फेमस पुस्तक रही है। ये सारी पुस्तकें शुंग वंश की इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करती हैं। कुछ अभिलेख हैं, अभिलेखी साक्ष्य हैं जिनसे शुंग वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेखी साक्ष्यों में हम लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, पुरातात्विक स्रोतों में धनदेव का अयोध्या अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी बताएंगे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिनकी जानकारी के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किए उसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो है वो इस वंश की जानकारी प्रदान कराता है। यह जानकारी देता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, बहुत महत्वपूर्ण है। हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ लेख, कौशाम्बी अयोध्या अभिलेख, तो ये प्रमुख अभिलेख हैं जिनसे शुंग वंश की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वंश के पहले शासक के बारे में। इस वंश का पहला राजा कौन हुआ है? पुष्यमित्र शुंग हुआ है। अब आप हेडिंग डालिएगा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, हेडिंग डालिए पुष्यमित्र शुंग। इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करते रहेंगे और लिखते रहेंगे। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग को, दूसरा पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग को हरिवंश, हरिवंश में, पुष्यमित्र शुंग को हरिवंश में ओदभिज्ज कहा गया है। ब्रैकेट में लिख लो, पुष्यमित्र को हरिवंश में ओदभिज्ज, और ब्रैकेट में लिखिए अचानक उठने वाला कहा गया है। अचानक उठने वाला, अचानक कोई व्यक्ति आया और उसने एक नए राजवंश की स्थापना की, अचानक उठने वाला, ओदभिज्ज, हरिवंश पुराण में कहा गया है इनके बारे में। ऐसा एक अभिलेख है, बहुत फेमस है। अगला पॉइंट लिखिए, घोसुंडी अभिलेख में, घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को, घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण कहा जाता है। सर्वतात का संकर्षण, ये उसकी उपाधि भी थी, सर्वतात का संकर्षण।
शर्वतात का संकर्षण, ऐसा कहा गया है होसुंडी अभिलेख में। अगला पॉइंट लिखिए, पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी एवं सेनापति जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां भी ग्रहण की थी। सेनानी और सेनापति, क्योंकि ये सेनापति थे मौर्यों के, तो सेनापति की उपाधि इनको मिली थी। सैनिक थे, सेनानी से सेनापति बने, तो ये उपाधियां इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र, उसको राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखिए, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी शासक था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मणवादी शासक था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता लगता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा, आप नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा है, वो गोनर्द निवासी थे और ब्राह्मण थे, गोनर्द वंश के। उन्होंने पुष्यमित्र ने जो अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उन्होंने उसके पुरोहित्व का काम किया है। वो पुरोहित रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण का काम जो भी था, पुरोहित का काम, वो पतंजलि ने किया है। और पतंजलि का महाभाष्य बहुत ही फेमस है। पतंजलि का महाभाष्य बहुत ही फेमस है। योग दर्शन आपने सुना होगा, पतंजलि का ये महाभाष्य बहुत ही फेमस है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये सब नोट डाउन करते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल भी शॉर्टकट में कई बार इनके लिए आ जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ, अगला पॉइंट है। खारवेल के, कलिंग का नाम मैंने लिया था कल, कलिंग का एक राजा था खारवेल, कलिंग राजा। तो काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में उल्लिखित बृहस्पतिमित्र का संबंध पुष्यमित्र शुंग से लगाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, परीक्षा में पूछा जाने वाला पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। दिव्यावदान से पता लगता है, दिव्यावदान से पता लगता है, या इस तरीके से लिखिए, दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। मैंने बताया कि ये शुंग वंश जो पूरा है वो ब्राह्मणवादी वंश है, ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता है। ये लोग बौद्ध धर्म के विरोधी थे, बौद्ध धर्म के विरोधी थे। यही कारण था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी स्मृतियां थी, सबको मिटाने के लिए ये काम किया है इन्होंने। और उसी धारा में चलते हुए इन्होंने, अशोक चूंकि बौद्ध धर्म को मानता था, अशोक का धर्म बहुत फेमस है, इसी धारा में चलते हुए इन्होंने क्या किया कि अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करा दिया। अशोक ने बनाया, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया, अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करा दिया। यही नहीं, और आगे देखेंगे, लिखिए आगे लिखिए। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित अशोक द्वारा निर्मित, पाटलिपुत्र में स्थित अशोक द्वारा निर्मित कुक्कुटाराम महाविहार को भी नष्ट करवा दिया। लेकिन यह उसका प्रयास असफल रहा। इस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाया। प्रयास किया नष्ट करवाने का, लेकिन असफल प्रयास रहा। तो लिखिएगा, कुक्कुटाराम महाविहार को नष्ट करने का एक असफल प्रयास किया, असफल प्रयास किया। उसने कौशांबी के घोषिताराम विहार को जला दिया,
और साकल में एक घोषणा की उसने, पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि ये पॉइंट लिख भी लेना, जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर ला करके देगा, जो मुझे, पुष्यमित्र शुंग ने कहा साकल में, जो मुझे किसी एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर ला करके देगा, उसे 100 दिनारे दूंगा। इनाम रखा, 100 दिनारे दूंगा। तो इस तरीके से उसने ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म की महत्ता को कम किया, नष्ट किया, उसकी स्मृतियों को नष्ट किया। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, इसीलिए उसका काल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो ये पॉइंट सारे नोट कर लिए। एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी थी। एक हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए, विदर्भ के साथ युद्ध, विदर्भ के साथ युद्ध, विदर्भ के साथ युद्ध। अब इसमें लिखेंगे, देखिए पुष्यमित्र शुंग के समय में विदर्भ, ब्रैकेट में लिख लो बरार, विदर्भ ब्रैकेट में बरार का प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। यज्ञसेन ने बरार पर अधिकार कर लिया, बरार विदर्भ है ना, उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब यज्ञसेन था कौन, कहां से आ गया यज्ञसेन, ये सोच रहे होंगे आप सब लोग, तो लिखिए, लिखिए उसी में आगे लिखिएगा, यज्ञसेन, यज्ञसेन अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ, अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ के किसी मंत्री का बहनोई था, बृहद्रथ के किसी मंत्री का बहनोई था। यज्ञसेन को शुंगों का शत्रु कहा जाता है, यज्ञसेन को शुंगों का शत्रु कहा जाता है। जब कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, जब पुष्यमित्र शुंग ने, ये लिखते भी जाइए, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, उसके बाद यज्ञसेन ने पुष्यमित्र शुंग की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यज्ञसेन ने पुष्यमित्र शुंग की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, हम स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। और यही कारण था कि उसने विदर्भ और बरार में स्वतंत्र पादका फहराई और अपने राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस घटनाक्रम के दौरान पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्र, बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ है। इस घटना के दौरान पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर बना दिया गया, वहां का गवर्नर था विदिशा का, विदर्भ बरार विदिशा का गवर्नर था। उल्लेखनीय है कि ये पॉइंट लिखिए, उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया होगा। पहली राजधानी क्या रही, पाटलिपुत्र रही है, और जब विदिशा में राज्यपाल बनाया अपने पुत्र को, अग्निमित्र को, ठीक है, तो विदिशा को ऐसा उल्लेखनीय है कि दूसरी राजधानी बना लिया गया था शुंग राजवंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, आगे लिखिए, यज्ञसेन का चचेरा भाई तथा प्रतिद्वंदी माधवसेन अग्निमित्र का मित्र था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र,
जो विदिशा का उपराजा बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, ठीक है, उपराजा या राज्यपाल बनाया गया। जो यज्ञसेन था जिसने विदर्भ और बरार पर स्वतंत्र अपनी पादका फहराई, उसका चचेरा भाई जिसका नाम माधव सेन था, वह अग्निमित्र का मित्र रहा, घनिष्ठ मित्र था। और इसी प्रतिद्वंदिता के चलते यज्ञसेन ने क्या किया, माधव सेन को कैद कर लिया, माधव सेन को कैद कर लिया। अग्निमित्र ने अपने मित्र को छुड़ाने के लिए विदर्भ पर आक्रमण किया, जिसमें यज्ञसेन पराजित हो गया और विदर्भ को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। यह घटना पूरी रही है। इस युद्ध की घटना का विवरण जो है वो कालिदास के मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक में स्पष्ट रूप से मिल जाता है। एक दूसरी हेडिंग डाली, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण। इसमें लिखे, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की सर्वप्रमुख घटना यवन आक्रमण थी। पहला पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना यवन आक्रमण थी। दूसरा पॉइंट, इस आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य, गार्गी संहिता तथा कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में मिलता है। ये 3 ग्रंथ हैं जो इस यवन आक्रमण की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है। अब गार्गी संहिता क्या लिखता है इसके बारे में लिखिए। गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि यवन साकेत अयोध्या के लिए कहा जाता है, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था। यवन, साकेत, पांचाल एवं मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज ब्रैकेट में लिख लेना पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते चले गए, जीतते हुए कुसुम ध्वज ब्रैकेट में पाटलिपुत्र का एक उपनाम है, वहां तक पहुंच गए और अधिकार कर लिया। ऐसा गार्गी संहिता ने उल्लिखित किया। पतंजलि क्या लिखता है दूसरे पॉइंट में लिखे, पतंजलि लिखता है कि यवनों ने साकेत ब्रैकेट में अयोध्या का प्राचीन नाम पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट लिखिए, पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र, पुत्र अग्निमित्र, और पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यवनों को हराया। और विजय स्थापित की। तो ये यवन आक्रमण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। विदर्भ आक्रमण के बारे में आपने जाना। अब एक हेडिंग डालिए, लिखिए अश्वमेध यज्ञ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ लिखिए, अपनी उपलब्धियों के कारण, पहला पॉइंट है, अपनी उपलब्धियों के कारण पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित है कि पुष्यमित्र शुंग ने, उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने
धार्मिक कार्यों का पुरोहित पतंजलि को बनाया था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये जानकारी आप पहले भी लिख चुके हैं और अश्वमेध यज्ञ के संबंधित में ये जानकारी है। यूजीसी नेट यूपीएससी में पूछा गया था, ये प्रश्न 2018 में आया कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है ऐसा। मनु और पतंजलि और महाभारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक पॉइंट लिखिए, देखिए पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पतंजलि ने पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। पतंजलि ने पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी नाम एक व्याकरण ग्रंथ है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। यानी कि पतंजलि का जो ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध है महाभाष्य, वो पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए भारतवर्ष की सबसे प्राचीन तथा सर्व प्रसिद्ध स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनु द्वारा रचित मनुस्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति भारत का सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, ये पॉइंट लिख लीजिए। इसका कालक्रम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक रहा है, यानी कि मौर्योत्तर काल तक माना जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं, पॉइंट लिख लीजिए, केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल ने एक पुस्तक लिखी द हिंदू पॉलिटी, 1924 में प्रकाशित है केपी जायसवाल की। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मनु थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जिन्होंने मनुस्मृति लिखा है। खैर, एक हेडिंग डालिए, अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। कालिदास का जो नाटक है मालविका अग्निमित्र, देखिए कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एक नायक की भूमिका में था। कालिदास का जो नाटक है मालविका अग्निमित्र, उसमें जो अग्निमित्र है और मालविका उसकी प्रेमिका है, दोनों, अग्निमित्र नायक है और मालविका नायिका है। तो ये पूरा नाटक जो है इसमें नायक का किरदार जो है वो अग्निमित्र का ही है। वही अग्निमित्र हैं ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, जो विदिशा के उपराजा थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र
शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में, भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिडस के राजदूत हेलियोडोरस, पॉइंट लिखिए आएगा परीक्षा में। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जाएगा, है ना। ब्राह्मण धर्म का ये प्रतिनिधित्व करता है गरुड़ स्तंभ लेख। हर्षचरित से पता लगता है, बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित ग्रंथ, पॉइंट लिखी, हर्षचरित से पता लगता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, उसकी हत्या उसी के प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में की और गण वंश की स्थापना की। एक हेडिंग डालेंगे, शुंग वंश का सांस्कृतिक विकास, हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र ब्रैकेट में कुसुमध्वज थी। विदिशा उनकी दूसरी राजधानी थी। विदिशा शुंगों की दूसरी राजधानी थी। शुंग काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और इसके पुनरुत्थान में पतंजलि का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय था। एक हेडिंग डालिएगा मनुस्मृति, क्योंकि स्मृतियों में मनुस्मृति बहुत ही फेमस हुई है, इसलिए उसके बारे में प्रश्न बनेंगे, उसको लिख लेते हैं। मनुस्मृति हेडिंग डालिए, लिखिए मनुस्मृति के रचनाक्रम का प्रारंभ 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा पॉइंट, मनु भृगु वंश के थे। मनु ने ही मनुस्मृति नामक स्मृति ग्रंथ लिखा है। मनु का मानना है कि राजा सबका शासक है, लेकिन वह ब्राह्मण का शासक नहीं है। ब्राह्मण राजा का पुरोहितत्व तो करता है, मार्गदर्शन करता है, अन्य वर्णों का शासक है, प्रजा का शासक है, लेकिन ब्राह्मण का शासक नहीं है राजा। ये मनुस्मृति में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली एक संस्था माना है। और ये पॉइंट पूछा जा सकता है परीक्षा में बहुविकल्पी में। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद लिख लीजिए। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एन वी हेलहेक ने एक कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किया। एक हेडिंग डालेंगे स्तूप कला। यहां से भी प्रश्न बनेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। स्तूप कला इसमें लिखिए शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा था। स्तूपों के निर्माण में पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग होने लगा था। सांची का स्तूप इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना गया है।
सांची का स्तूप इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना गया। एक चीज महत्वपूर्ण है और उसको समझने का ये है कि इस पूरे मौर्य काल, ये पूरे शुंग काल में जो राजा हैं, एक उनका क्रम में बता दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लिए। पहला राजा पुष्यमित्र शुंग था, दूसरा राजा अग्निमित्र हुआ है, तीसरा राजा सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ हुआ है, चौथा राजा वसुमित्र है, उसके बाद आंद्रक, फिर पुलिंदक, फिर घोष, फिर वज्रमित्र, फिर भागभद्र और अंतिम राजा देवभूति, जिसकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। तो ये पूरा शुंग वंश आपका कंप्लीट हो गया। यहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको कवर हो जाएंगे। आपको किसी दूसरे तरीके से प्रश्नों के लिए भागने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्न आपको इसी में मिल जाएंगे। जो भी कुछ पॉइंट अगर शेष रह गए होंगे वो मैं बताऊंगा और कर्ण वंश के बारे में मैं जिक्र करूंगा आगे। अब हम एक छोटा सा राजवंश है, दूसरा राजवंश सिलेबस में जो लिखा था कर्ण वंश। कर्ण वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया है। ये 2 मिनट का है, इसलिए इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 मिनट का कर्ण राजवंश खत्म। बस आप फटाक से कॉपी पेन लीजिए और नोट करिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते। कर्ण वंश ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका टाइम 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, और इसमें 2-4 जो भी पॉइंट हैं वो लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, हर्षचरित से जानकारी प्राप्त होती है कि, हर्षचरित से जानकारी प्राप्त होती है कि शुंगों के अमात्य प्रधानमंत्री वसुदेव ने एक रानी का वेश धारण कर शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी। रानी का वेश बनाया और दरबार में प्रवेश किया और उसकी हत्या कर दी, देवभूति की। ये कहता है हर्षचरित। दूसरा पॉइंट लिखिए, विष्णु पुराण 18 पुराणे हैं, 100 पुराण हैं, उसमें एक विष्णु पुराण भी है। देखिए, विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार का विवरण मिलता है जो हर्षचरित में कहा गया है, वही विष्णु पुराण में भी कहा गया है। कर्ण वंश के बारे में सेम विवरण विष्णु पुराण में भी मिलता है। अगला पॉइंट लिखिए, वसुदेव ने जिस नवीन वंश की स्थापना की उसे इतिहास में कर्ण वंश के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, वसुमित्र भी एक ब्राह्मण राजवंश से संबंधित शासक था। पुराणों के अनुसार कर्ण वंश में, अगला पॉइंट है, पुराणों के अनुसार कर्ण वंश में कुल 4 शासकों ने मात्र 45 वर्ष तक ही शासन किया है। कुल 4 शासकों ने मात्र 45 वर्ष तक ही शासन किया है। अब उन शासकों के क्या नाम हैं, क्रम से लिखिए। नंबर 1, पहला वसुमित्र, जिसने कर्ण वंश की स्थापना की, देवभूति की हत्या करके। वसुमित्र, आगे लिख लीजिए, डैश लगा के लिखिए, इसने कुल 9 वर्ष तक शासन किया, कुल 9 वर्ष तक शासन किया। नंबर 2 लिखिए, भूमिमित्र, ये वसुमित्र नहीं है, उसको सही कर लीजिए, वसुदेव है, वसुदेव। भूमिमित्र, इसने कुल 14 वर्षों तक शासन किया, ये दूसरा शासक रहा है। वसुदेव पहला शासक 9 वर्षों तक शासन किया, भूमिमित्र ने 14 वर्षों तक शासन किया, दूसरा शासक रहा है। तीसरा शासक था नारायण, इसने 12 वर्षों तक शासन किया, 12 वर्षों तक शासन किया। चौथा शासक रहा है सुशर्मा,
कण्व वंश का चौथा और अंतिम शासक था, इसने मात्र 10 वर्षों तक शासन किया है। अगला पॉइंट लिखिए, नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से। वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण 18 पुराणों में वायु पुराण भी है। वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा की हत्या करने वाला जो शासक था उसका नाम सिमुक था, सातवाहन वंश का संस्थापक। अगला वंश राजवंश जो हम पढ़ेंगे वो सातवाहन राजवंश ही है, जिसके शासक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी।